अभी डार्क ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। हम लोग देखते हैं डियाब्लो वो बुक खोल लेता है और उस बुक के अंदर उसके लाइफ के बारे में लिखा होता है। इंपीरियल ईयर 22 मार्च 16। इस तारीख को मुझे एक ब्लू ड्रैगन मिली। उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा जालिम बीइंग हूँ क्योंकि मैं एक डार्क मेज हूँ। मार्च 30। मुझे पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन हम लोगों ने साथ साथ में ट्रेवल करने का फैसला किया। माइत्रे का नेचर बहुत ज्यादा मजाकिया था। मुझे उसको देखकर लगता भी नहीं था कि वो कोई ड्रैगन भी है। अप्रैल 26 ईयर 26। मैं एक ऐसे रीजन पर गया जो कि इंसानियत के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ नक्शे पे ही एग्जिस्ट करता है और इस एरिया में आज तक इंसान नहीं पहुंचा। मैंने इस जगह को एक नाम दिया जो कि है द लैंड ऑफ द डीमंस। दिसंबर 24। ड्रैगन लॉर्ड ने मुझे खत्म करने के लिए ऑर्डर्स दिए। मुझे बस और बस माइत्रे की ही चिंता थी जिसने मेरे लिए अपनी क्लैन तक को छोड़ दिया। मुझे पता है मुझे उसको जाने देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मार्च 8 ईयर 41। मुझे एक मेमोरियल स्टोन मिला जिसमें कि लिखा था आखिर तुम कौन सी वॉर लड़ रहे हो, और उसकी डेट थी 65,966 साल पहले। मई 1 इंपीरियल ईयर 41। मैं ड्रैगन से बचने के लिए माउंटेन्स में छुप गया। मैं कुछ टाइम बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन या गैरमॉन में जाऊंगा। ये वो जगह है जो कि उस मेमोरियल स्टोन की बॉटम में लिखी थी। उसमें ऐसा लिखा था कि वो जगह अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पक्का मुझे वहाँ पर कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। जनन की ये सब मेमोरीज देखकर माइत्रे काफी ज्यादा रोने लगती है। डियाब्लो सोच रहा होता है शायद से मुझे याद है कि जनन किस मेमोरियल स्टोन की बात कर रहा था। मैंने ही फाइनल बैटल से पहले उस स्टोन को बनाया था और मैंने अपने पास के बारे में उसमें एक मैसेज भी लिखा था जो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए था। मेरी ये सब लिखने के 65,000 साल बाद जनन को ये सब मिला और उसी के 700 साल बाद अब मैं वापस रिइंकार्नेटेड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने रिइंकार्नेशन से पहले 66,666 ईयर्स तक बंद था। बट आखिरकार इस टाइम जनन कहाँ है। लेकिन एक और चीज थी, मैंने उस मेमोरियल स्टोन में आखिरी में ये लिखा था कि मैं ही जीतूंगा। मेरे गैरमॉन रीजन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तो फिर आखिरकार जब वो स्टोन जनन को मिला तो उसमें ये सब चीज क्यों लिखी थी? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि उस मेमोरियल स्टोन को जनन से पहले किसी ने हासिल कर लिया था। वैसे तो मैं जनन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिफैक्ट को लेकर पूरी असलियत को जानने के लिए निकल गया, वो भी अकेले। और उन सब ट्रुथ में से सबसे बड़ा ट्रुथ ये था, करीब आज से 60,000 साल पहले गॉड्स ने सारे इंसानों को अपना गुलाम बना के रखा था और अब मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ 12 गॉड्स को उनकी किए की सजा देने। ह्यूमन रेस वापस से फ्री होगी। मैं आजादी दिलाऊंगा ह्यूमन रेस को। हम लोग देखते हैं माइत्रे को जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। वो कहती है उसने इस बुक में ये भी लिखा है कि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसने मुझसे ये सब चीजों का कभी भी जिक्र नहीं किया। डियाब्लो कहता है जनन मरा नहीं है, वो अभी भी तुम्हारे दिल में जिंदा है। वो अभी भी तब तक सांसें ले रहा है जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। माइत्रे कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता है। डियाब्लो सोच रहा होता है वो इस वजह से क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। माइत्रे कहती है मैं ये विश करती हूँ कि मैं टाइम में पीछे चली जाऊँ और वापस उसके साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। वो उसको पेट करते हुए कहता है देखो पूरी दुनिया यही विश करती है। माइत्रे उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मुझे अपने डार्क ऑरा के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या तुम सच में बस और बस एक डार्क मेज हो? डियाब्लो कहता है वो तो बस एक सिंपल डार्क मैजिक स्पेल था। माइत्रे कहती है क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने उस सील को तोड़ने के लिए कभी भी डार्क मैजिक का यूज नहीं किया? डियाब्लो ये सुनकर चौंक जाता है। क्या तुम डार्क मैजिक का यूज कर सकती हो? वो कहती है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लाई थी जो कि डार्क मैजिक का यूज करना चाहते थे, लेकिन वो भी इस सील को नहीं खोल पाए। डियाब्लो कहता है ओ तो तुमने उनको भी किडनैप किया था? वो कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ ये कहा था तुम लोग या तो मर सकते हो या तो मेरी बात मान सकते हो, और उन सब ने अपनी मर्जी से सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानना ही चुना। हाँ हालांकि तुम ये कह सकते हो कि मैंने उनको धमकाया था, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी डार्क मेज अपने मैजिक स्पेल का यूज करके उस बुक के सील को नहीं तोड़ पाया, लेकिन तुमने अपने अजीब से ऑरा की मदद से उसको खोल दिया और तुम्हारा ऑरा मेरे प्यार के ऑरा से काफी ज्यादा सिमिलर था। मेरा मतलब है जनन के ऑरा से। डियाब्लो सोच रहा होता है मैं इस बार फालतू की कहानियां बना के यहाँ से नहीं निकल सकता, मुझे उसको सच्चाई बतानी ही होगी। वो कहता है तो सुनो मैं वो डार्क मेज हूँ जो कि जनन की लेजेंसी को शेयर करता है। वो कहती है जनन की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही बंद हैं और तुम यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आए, तो फिर आखिरकार तुम उसकी लेजेंसी को शेयर कैसे कर सकते हो? डियाब्लो कहता है हाँ तुम सही हो, मुझे ये सब कुछ डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसी रास्ते में चला जिसमें आज से पहले जनन चला करता था, और इसी वजह से मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि मैं उसकी लेजेंसी को शेयर करता हूँ। माइत्रे जमीन में बैठ जाती है। वो कहता है क्या हुआ? माइत्रे कहती है तो क्या तुम भी 12 गॉड्स के खिलाफ हो? वो कहता है क्या जनन ने भी तुमसे ये कहा था कि वो गॉड्स के खिलाफ है? वो कहती है उसने मुझसे ये चीज डायरेक्टली तो नहीं कही, लेकिन मैं उसके नेचर से ये चीज को सेंस तो जरूर कर सकती हूँ। वो 12 गॉड से और ड्रैगन से नफरत करता था, और अगर तुम भी उसके सेम पाथ में चल रहे हो तो शायद से तुम भी। डियाब्लो कहता है तुमने सही कहा, मैं 12 गॉड
से लड़ना चाहता हूँ। मैत्री कहती है लेकिन ये मिशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हालांकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम अपने फ्यूचर में ड्रैगन जितने पावरफुल भी हो सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड अगर चाहे तो वो पूरी ड्रैगन क्लैन से अकेले ही लड़ सकता है। और यहाँ पे 12 गॉड्स हैं, इसीलिए तुम्हें ये चीज छोड़ देनी चाहिए और एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीनी चाहिए। हार मान जाओ। डियाब्लो कहता है आज से कई हजार साल पहले एक ऐसा इंसान भी था जो कि अकेले ही दम पर 12 गॉड से लड़ने चला गया था, और जैसे जैसे वो अपने मिशन में आगे बढ़ा वैसे वैसे उसके साथ में और भी लोग जुड़ते चले गए, बट उनमें से काफी लोगों ने उसको धोखा दे दिया और जो बचे वो मारे गए। वो अपनी बात कर रहा होता है। वो बताता है फिर फाइट के आखिरी में वो इंसान 12 गॉड से हार गया और सभी गॉड्स ने मिलकर उसको हमेशा हमेशा के लिए इम्प्रिजन कर दिया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वो फिर भी यही कहता रहता था कि वो वापस जरूर आएगा और इसी वजह से मैं भी हार नहीं मान सकता। मैत्री उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और कहती है तुम, जेनन और वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी, हम सभी एक ही बात में चल रहे हैं और हम लोग तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम लोग 12 के 12 गॉड्स को खत्म नहीं कर देते। मेरे पीछे आओ। हम लोग देखते हैं वो जेनन की ग्रेव के पास चली जाती है और उसके ब्रेसलेट को उठा लेती है। वो कहती है अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो शायद से जेनन को बुरा नहीं लगेगा। डियाब्लो कहता है क्या मैं सच में ये रख सकता हूँ? वो कहती है हाँ, जल्दी से इसको अपने पास रख लो इससे पहले कि मैं अपना मन चेंज कर लूं। वो अपने ब्रेसलेट को पहन लेता है और कहता है थैंक यू सो मच, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो सोच रहा होता है तुम्हें इतने हजार सालों बाद वापस से पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैत्री कहती है तुम्हें अपनी जर्नी में जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी जर्नी के आखिरी तक तुम्हारा साथ दूंगी। देन वो वहाँ पर एक पोर्टल को खोलती है और जिमी को उसके अंदर ढकेल देती है और कहती है अब तुम्हारी वापस जाने की बारी आ गई है। हम लोग देखते हैं जिमी वहाँ से जा चुका होता है। मैत्री वापस से जेनन की ग्रेव के पास पहुंच जाती है। वो कहती है जेनन तुम्हारा सपना अभी तक जिंदा है। हम लोग देखते हैं लार्स को जो कि जिमी को ढूंढ रहा होता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर बारिश बंद हो चुकी है और हम लोग समझ ही गए हैं कि बारिश क्यों बंद हो गई। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैत्री की उदासी से था, क्योंकि बारिश सिर्फ और सिर्फ मैत्री की उदासी की वजह से होती थी, लेकिन अब डियाब्लो ने उसके अंदर वापस से एक होप जगा दी है। लार्स के पास जिमी आ जाता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग देखते हैं वो हवा में होता है। लार्स भी उसको हवा में देखकर चौंक जाता है। देन वो लार्स के साथ वापस चला जाता है और वो जैसे अपनी मॉम के सामने आता है वो उसको काफी जोर से गले से लगा लेती हैं। बाकी सब लोग भी खुश होते हैं कि जिमी वापस आ चुका है। सारे नाइट्स लार्स के लिए तालियां बजा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम लोग आपका एहसान हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। लार्स कहता है सच बताओ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता। वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देन हम लोगों को दिखाया जाता है किंगडम ऑफ सेल्डम के नेस्मन ईस्टेट का सीन, जहाँ पर कुछ लोग एक लड़के से एक चूहे को पकड़ने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की उसको नहीं पकड़ पाती और उस चूहे ने एक जॉम्बी पाउडर खा लिया होता है जिसकी वजह से वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद वही लड़की एक जगह पर साफ सफाई कर रही होती है जहाँ पर कुछ लोग उसी के सामने उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं आखिर ये हमारे कॉलेज में कर ही क्या रही है, इसको तो यहाँ से निकाल देना चाहिए था। मुझे तो इसको देखकर उल्टी आ जाती है, जिसकी वजह से उस लड़के को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी उसके पास एक और लड़की आती है जो कि उसकी तरफ कुछ पेपर्स फेंक देती है और कहती है इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को पूरे करने के लिए चाहिए और तुम्हारी वजह से हम लोगों को ये वापस इकट्ठा करने पड़ेंगे, तो इसलिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम ही लाओगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। वो कहती है ठीक है मैं ये ले आऊंगी। वो बहुत ज्यादा निराश होती है और वहाँ से निकल जाती है। सब लोग अभी भी बस और बस उसकी बुराई कर रहे होते हैं। इससे अच्छा तो माउस रैट होता है, इसे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इसके पास तो सेल्फ एस्टीम है ही नहीं। वो लड़की के लोगों की बातों का काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसी वजह से वो रो रही होती है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है इस जगह के राजा पियोर का मेंशन, जहाँ पर जिमी लोग आ चुके होते हैं और वहाँ का राजा उनकी खातिरदारी करा रहा होता है और उन सभी लोगों को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। वो बस यही कह रहे होते हैं कि इससे अच्छा खाना मैंने कभी भी नहीं खाया। जिमी की मॉम कहती है मुझे आपकी मेहमान नवाजी काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। पियोर कहता है नहीं मैं ग्रेट बैले हाउस होल्ड की डॉटर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देन कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि वापस से डियाब्लो के गेटअप में आ चुका होता है। वो यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकला होता है एंड वो कह रहा होता है यहाँ आसपास तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए इससे पहले कि रिकी वापस मुझे देख ले और मेरे ऊपर हजारों सवाल फेंक के मार दे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब वो मुझे मिला था और फालतू के काफी ज्यादा सवाल पूछ रहा था। तभी डियाब्लो अपने पास से ब्लैक को आजाद कर देता है क्योंकि ब्लैक भी काफी टाइम से उड़ा नहीं था। हम लोग देखते हैं उसके थोड़ी दूर पर दो लोग खड़े होते हैं, उनकी नजर डियाब्लो की ब्रेसलेट पे होती है। वो कह रहे होते हैं
ये तो काफी ज्यादा पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट लगता है। आखिर ये बच्चा इतना महंगा आर्टिफैक्ट लेकर यहाँ पर घूम क्यों रहा है? दूसरा बंदा कहता है शायद से ये कोई नोबल होगा और इसके पेरेंट्स ने उसको वो गिफ्ट के तौर पर दिया होगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारे डायरेक्टर को ये आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा पसंद आएगा? वो लोग उसको लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ब्लैक डियाब्लो को इशारे करने लगता है। डियाब्लो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, दो बेवकूफ मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है और मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इसी वजह से चलो देखते हैं कि वो लोग क्या करेंगे। देन वो एक गली में मुड़ जाता है। उसके पीछे वो लोग भी आ जाते हैं, बट वो उनको कहीं भी नहीं दिखता क्योंकि वो एक काफी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुका होता है। डियाब्लो उनके मजे लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, बट तभी अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से दो हाथ निकलते हैं जो कि डियाब्लो को उसी पोर्टल के अंदर खींच लेते हैं। हम लोग